नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत अमेरिका रक्षा संबंध। ये जो भी बच्चे यूपी पीसीएस या यूपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए बेहद ही उपयोगी है ये। और ये आपके पेपर 2 से संबंधित है। तो ठीक है, आइए आज का हम डिबेट देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए कि हमारा टॉपिक वही है, भारत अमेरिका रक्षा संबंध। और इसमें जो सबसे पहला है कि चर्चा में क्यों है। भाई अगर आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के तहत जो है कि आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी 21 से 24 जून 2023 तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहे। देखिए, एक यात्रा होती है, एक राजकीय यात्रा होती है। तो ये मोदी जी अपने 10 साल, करीब प्रधान 9 साल तो हो ही गया, 9 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहे। गए तो वो कई बार अमेरिका, लेकिन पहली बार राजकीय यात्रा पर रहे। अभी यह अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों को मिलाकर 31वीं अमेरिकी यात्रा थी। मतलब इस लाइन में ये कहा गया है कि भारत के अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और करंट मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, तो उनके द्वारा जो दौरा किया गया वो 31वां दौरा ये था और तीसरी राजकीय यात्रा थी। तीसरी मतलब जितने भी प्रधानमंत्री गए तो उसमें ये मोदी जी द्वारा तीसरी राजकीय यात्रा थी। इसके पहले 1969 में 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी, एवं 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राजकीय यात्रा पर रहे। तो जो तीन लोग थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और अभी हाल ही में मोदी जी द्वारा अमेरिका की राजकीय यात्रा की गई। इस दौरान दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें रक्षा समझौता महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा जो चर्चा में क्यों है, तो रक्षा समझौता पे अब हम आते हैं कि रक्षा समझौते के तहत क्या किया गया। ये अब छोटा सा एक परिचय है। अब इसमें जो हमारा है कि भारत अमेरिका, जो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत अमेरिका के बीच हुए प्रमुख रक्षा समझौते, वो कौन से समझौते थे। तो सबसे पहले कि भारत में GEF-14 GEF-414 जेट इंजन के उत्पादन के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो जीई है ये जनरल इलेक्ट्रिक है, जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के बीच समझौता हुआ। मतलब किसके लिए समझौता हुआ? जो F-414 जेट इंजन है, F-414 F-414 जो जेट इंजन है उसके लिए अमेरिकी कंपनी जीई और भारतीय कंपनी हाल के बीच समझौता हुआ, जो सबसे अहम पॉइंट है। फिर दूसरा देखिए, भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। जो आजकल आप बहुत ज्यादा देख रहे होंगे कि ड्रोन का प्रचलन बढ़ रहा है। तो भारत जो है वो अमेरिका से उन्नत तकनीक का 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण समझौता है रक्षा के तहत, वो है यूएस इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई, जो दोनों देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु कार्य करेगा। मतलब एक डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई जो दोनों देशों के बीच रक्षा
समझौते को लेकर के जो समझौते हुए उसकी दिशा में और भविष्य की भी दिशा में क्या बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है रक्षा को लेकर के, तो उस दिशा में ये काम करेगा। तो ये तीन चार जो बहुत ही अहम समझौते हुए उनका आप उल्लेख कर देंगे। अब आपको यहाँ जो अगले पॉइंट में ये दिखाना है कि आखिर ये जो रक्षा समझौता हुआ है वो भारत के लिए क्या मायने रखता है, वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में वृद्धि होगी। और वही जो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो इंजन के विकास की बात की गई है, तो वो एक तरीके से कहीं न कहीं जो भारतीय वायुसेना का जो बेड़ा है, जो अभी हम कहीं मेराज हुआ या अभी हम फ्रांस से राफेल लेकर के आए हैं, तो एक अमेरिका के द्वारा भी हुआ कि जो समझौता हुआ उससे जो है हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में वृद्धि हो रही होगी। मतलब जो सबसे पहला भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत की जो वायुसेना है वो एक तरीके से मजबूत होगी। साथ ही साथ स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, देखिए ये जो स्वदेशी जो हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK2 है, MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 वही जो जिस इंजन की बात हम पीछे किए हैं का प्रयोग कर सकेगा। जो हाल है जो हमारा स्वदेशी जो हमारा हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, तो उसमें जो है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का प्रयोग किया जा सकेगा। तो इस इंजन के प्रयोग करने से फायदा क्या होगा कि जो हमारा जो तेजस है उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। तो दूसरा फायदा भारत को ये होने वाला है। जो तीसरा फायदा हमको होगा वो ये है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संभव होगा। इस समझौते के तहत अमेरिका 80% तक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करेगा, जिससे भारत भविष्य में तकनीकी रूप से सक्षम होगा। देखिए इस समझौते की जो सबसे बड़ा पहलू है जिसको लेकर के जो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये जो तकनीक जो भारत में लाई जा रही है, तो उसमें जो है अमेरिका अपनी 80% तकनीकी को भारत के साथ साझा करेगा। ये बहुत ही मायने रखता है कि आप अमेरिकी तकनीक को 80% तक जानने समझने के योग्य बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में जो है भाई आज हमको ही तो इसको तो मानना ही पड़ेगा या इसमें को मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारी जो तकनीकी है कहीं न कहीं अभी जो है वो अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ या जो भी सैन्य दृष्टिकोण से विकसित देश हैं, रूस हुआ, उनसे हम अभी पीछे हैं। तो अगर उनकी हमको तकनीकी मिल जाए, उनकी तकनीक को समझने का अवसर मिल जाए, तो हम उसी तकनीक का प्रयोग करके हम अपने लिए स्वदेशी विमान, इंजन, रॉकेट का प्रयोग कर सकेंगे। और वही इस जो समझौते में है एक प्रावधान है कि 80% तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका भी उल्लेख करेंगे। फिर आगे देख लें, स्थानीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो है स्थानीय रक्षा उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन संबंधी तकनीक की बेहतर समझ विकसित होगी। ड्रोन संबंधी तकनीक की बेहतर समझ विकसित होगी। भविष्य में स्वदेशी विकास में मदद मिलेगी, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकी तकनीक पर कार्य करेंगे, जिससे भविष्य में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का विकास होगा। वही है कि चूंकि भाई हमको जो है अमेरिकी तकनीक मिल जाएगी, तो उससे हमारी जो स्वदेशी जो हमारी कार्य प्रणालियां हैं वो ज़्यादा विकसित होंगी। तो ये मूल पॉइंट है कि भारत को इससे लाभ क्या होगा। तो जब लाभ आप बता देंगे, तो आपकी जानकारी के लिए एक और पॉइंट हम यहाँ दिखाए हैं कि अतीत में हुए भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा समझौते, कि भाई ये जो समझौता हुआ है ये तो खैर अभी हाल ही का है, जून का है, लेकिन क्या भारत और अमेरिका अतीत में भी कोई रक्षा समझौता किए हैं? तो हाँ वो किए हैं, और वो जो है उसका मुख्य पॉइंट आप देख लीजिए। यूएसए ने 2016 में
भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया। मतलब 2016 के पहले अमेरिका द्वारा भारत को रक्षा के मामले में वो तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन 2016 से स्थितियां बदली। नेतृत्व चाहे भारतीय नेतृत्व हो चाहे अमेरिकी नेतृत्व हो, दोनों का एक दूसरे की ओर एक तरीके से झुकाव हुआ, और उसी के तहत यूएसए ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया। फिर दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेमा 2016, ये एक समझौता हुआ। फिर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे हम कॉमकासा कहते हैं, ये 2018 में आया। फिर जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में भारत और अमेरिका के बीच होता है। और फिर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका 2020 में आता है। मतलब जो अभी हाल ही में हमारा जो रक्षा समझौता अमेरिका से हुआ है, तो उसकी पृष्ठभूमि देखिए 2016 से ही तैयार हो रही थी इन समझौतों के माध्यम से, जो साल दर साल भारत और अमेरिका के बीच हुए। तो आप इनका उल्लेख कर देंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि दोनों देशों के मध्य वज्र प्रहार, आप लोगों ने पीटे में खूब पढ़ा होगा, वज्र प्रहार, मालाबार, युद्ध अभ्यास और रिम्पैक जैसे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अभ्यास हो रहे हैं। मतलब अगर कहा जाए तो ये जो वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, मालाबार, रिम्पैक जैसे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अभ्यास भी हो रहे हैं, तो ये आप दिखा देंगे। वर्तमान में अमेरिका रूस वर्तमान में अमेरिका रूस 45% और फ्रांस लगभग 29% के बाद 11% के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। देखिए इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो भारत है वो अपने रक्षा आपूर्ति किन किन देशों से कर रहा है, तो सबसे पहले रूस के साथ कर रहा है। और रूस के साथ जो हमारा रक्षा समझौता है वो करीब करीब 45% है। उसके बाद जो दूसरा हमारा रक्षा भागीदार है वो कौन है, तो वो है फ्रांस। फ्रांस के साथ हम लगभग 29% हिस्सेदारी रखते हैं रक्षा व्यापार को लेकर के। और जो हमारा तीसरा है, तो तीसरा कौन बन गया है, अब तीसरा जो है वो अमेरिका बन गया है, और हम इसके साथ 11% रक्षा भागीदारी करते हैं। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि भाई तीसरा जो कौन बन गया है, तो ये अमेरिका बन गया है, कि अमेरिका के साथ हम तीसरा रक्षा सहयोग कर रहे हैं। अब ये तो हो गई कि रक्षा संधियां हो गई, भारत को क्या लाभ मिल रहा है, सारी चीजें आपने दिखा दिया। लेकिन क्या इस रक्षा जो संधियां हो रही हैं, समझौते हो रहे हैं, क्या उसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? तो बिल्कुल कुछ चुनौतियां हैं, आपको उसका भी उल्लेख करना होगा यहाँ। जैसे इसमें सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि भारत अभी भी रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भर है। भाई ऊपर कहा ही गया है कि अभी भी जो है भारत रूस पर रक्षा संबंधों को लेकर के सर्वाधिक निर्भर है, करीब 45%, मतलब करीब करीब आधा जो है हम रूस से ही निर्यात कर रहे हैं। साथ ही भारत द्वारा वैश्विक मंचों पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का विरोध नहीं किया गया, जिससे अमेरिका नाराज है। आप देखे होंगे कि जो भारत का स्टैंड रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के, तो वो बहुत ही संतुलित रहा है। वो पश्चिम के देश या अमेरिका को ये मंशा थी कि भारत जो है खुल के हमारे पक्ष में आए और जो है वो रूस को लताड़ लगाए। लेकिन चूंकि भारत या किसी भी देश का जो एक तरीके से आईआर होता है, तो वो जो है आपसी आपसी जो राष्ट्र हित होता है वो सबसे केंद्र में होता है। और चूंकि हमारे लिए जो है वो रूस से अभी
या अतीत को भी यदि देखा जाए तो अतीत में भी रूस हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय देश रहा है, और आज भी कहीं न कहीं हमारे उससे अच्छे संबंध हैं। तो हमको दोनों चीजें लेके चलनी है कि भाई हमको अमेरिका को भी बैलेंस करना है और रूस के साथ भी हमको अपने संबंध को मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए देखिएगा कि भारत ने बहुत सधा हुआ कदम उठाया। अगर रूस की निंदा नहीं की तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह कहा भी गया कि ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है। एक बहुत बड़ा मैसेज रूस की प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने दिया भी। लेकिन पश्चिमी देशों की जो अपेक्षा थी कुछ ज्यादा थी कि वो हमारे तरफ आकर के मतलब बहुत ज्यादा विरोध करेगा, तो भारत उससे परहेज किया। तो एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है। और जो दूसरा है कि अमेरिका द्वारा भारत को प्रस्तावित नाटो प्लस की सदस्यता ने गुट निरपेक्षता का हवाला देकर भारत ने मना कर दिया। देखिए, जो अमेरिका है अभी हाल ही में भारत को कहा कि ठीक है आप जो है नाटो प्लस का सदस्य बन जाइए, लेकिन भारत की वही विदेश नीति शुरू से रही है कि भाई हम किसी गुट में नहीं शामिल होंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेंगे। और कहीं न कहीं इसके पीछे भी वही है कि भाई हमको अमेरिका से संबंध भी रखना है, लेकिन रूस को नाराज नहीं करना है, हमको दोनों से बैलेंस बना के चलना है। तो नाटो द्वारा जो सदस्यता, नाटो प्लस की जो सदस्यता को नहीं स्वीकार किया गया, तो कहीं न कहीं अमेरिका के मन में उसको लेकर के भी कुछ खटास है। अमेरिकी रक्षा कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकियों को भारत की रक्षा कंपनियों के साथ साझा नहीं करना चाहती। देखिए, इसमें जो अगला पॉइंट है कि जो अभी पीछे जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो है अपनी तकनीक का 80% भारत की रक्षा कंपनियों के साथ साझा करेंगे। तो सरकार ने तो समझौता कर लिया है, लेकिन जो वहाँ की रक्षा कंपनियां हैं वो इसको लेकर के अनिच्छुक दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर अमेरिका अभी भी पाकिस्तान की सैन्य आवश्यकताओं को वित्त पोषित कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान को F-16 विमानों के कल पुर्जे के लिए वित्त उपलब्ध कराया है। आप यहाँ ये भी देख लीजिए कि भाई भारत अगर अमेरिका पे खुल के विश्वास नहीं कर रहा है तो उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है वो है अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम। अतीत में तो रहा ही है, हालांकि जो अमेरिका में जो 9/11 की घटना हुई उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन तो आया, लेकिन अभी भी गाहे बगाहे कहीं न कहीं अमेरिका जो है पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट नीति रखता है। और ये जो है भारत को काफी असहज भी करता है। इसी के तहत आप देख लीजिए, उदाहरण के तहत कि एक तो पाकिस्तान को ये कहते हैं कि आप आतंकवादी हो, आतंकवादियों को संरक्षण देते हो, पनाह देते हो, वहीं दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर विमान है उसके कल पुर्जे के लिए वित्त भी ये उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं अमेरिका का जो दोहरा चरित्र है वो निकल के आता है। और जो डुअल कैरेक्टर के लोग होते हैं या देश होता है तो उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और भारत भी इस दुविधा में झूल रहा है। फिर अमेरिकी रुख में अस्पष्टता, वही है कि भारत की समय समय पर पाकिस्तान एवं चीन के साथ निकटता भी संदेह पैदा करती है। तो वही जो मैंने कहा कि तो ये सब चीजें आप दिखा दीजिए कि भाई चुनौतियां क्या क्या हैं, भारत के मन में आशंका क्या है, अमेरिका के पक्ष में क्या समस्याएं हैं, आपने उसको दिखा दिया। अब जो है एक बहुत ही संक्षेप में संतुलित आप निष्कर्ष दे देंगे कि भाई निष्कर्ष में आगे की राह क्या है, मतलब इसको मेंटेन कैसे किया जाए, वही आपको बताना है। तो सबसे पहला जो है कि भारत को रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंधों में संतुलन रखना होगा। अब ये संतुलन क्यों रखना होगा, तो वही यदि भारत को अमेरिकी तकनीकी और आर्थिक निवेश की आवश्यकता है तो रूस अभी भी भारत की ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। देखिए, इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि हमको दोनों देशों के साथ एक संतुलित संबंध रखना है, ये हमारी आवश्यकता भी है
और भविष्य के लिए बेहद उपयोगी भी है। क्यों आवश्यकता है? तो आवश्यकता इसलिए है कि यदि हमको अमेरिका से तकनीक और फिनांस की जरूरत है, तो हम रूस पे ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर के निर्भर है। आज आप देख रहे होंगे कि भारत जो है वो पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा आयात कर रहा है रूस से, बहुत कम कीमत पे, और ये भारत की जीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कोविड क्राइसिस के बाद अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो सस्ता तेल हमको मिल रहा है। तो ऊर्जा सुरक्षा और सुरक्षा में तो आप देख ही रहे हैं कि करीब करीब हम आधा जो अपना रक्षा, जो हमारा रक्षा की व्यवस्था है, वो हम रूस पर ही निर्भर हैं। फिर भारत को अपने रक्षा प्रौद्योगिकियों पर परिश्रम एवं निवेश की आवश्यकता है। मतलब जो हमारी रक्षा प्रौद्योगिकियां हैं उसमें अभी हम और निवेश बढ़ाएं और परिश्रम करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी जो निर्भरता है, जो विकसित देश हैं रक्षा तकनीक में, उन पर कम होगी और हम एक तरीके से आत्मनिर्भर बन सकेंगे रक्षा के दृष्टि से। यहाँ एक तरीके से जो मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का प्रोग्राम है, तो वहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए, आप देख रहे हो कि जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, चीन यहाँ काफी आक्रामक है। रोकने के लिए अन्य क्षेत्रीय शक्तियों जैसे वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि के साथ सहयोग बढ़ाना होगा। देखिए भारत की एक बहुत बड़ी चिंता है चीन की आक्रामकता। देखिए पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा भारत के लिए नहीं जितना कि तत्काल में चीन है। चीन को लेकर के आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सीमा विवाद है। कभी वो अरुणाचल पे दावा कर देता है, कभी वो डोकलाम विवाद। हालांकि डोकलाम विवाद में तो हम प्रत्यक्ष हमारी बाउंड्री से तो नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ हम प्रभावित हुए। फिर उत्तराखंड में लिपुलेख है, डोकलाम है, ये सब चीज़ें हैं, समस्याएं हैं चीन के साथ, वो आज भी बनी हुई हैं और आप न्यूज़पेपर में देख भी रहे होंगे इस घटना को। तो भारत को, और इसको लेकर के देखा जाए तो अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब मिल करके क्वाड बना रहे हैं, कई संगठन भी बना रहे हैं। लेकिन भारत को इन सब देशों के साथ साथ जो क्षेत्रीय, जैसे जो वहाँ का जैसे वियतनाम हुआ, ताइवान हुआ, कंबोडिया हुआ, इन सबों के साथ भी एक सैन्य गठजोड़ करने की जरूरत है ताकि जो है चीन को काउंटर किया जा सके। नहीं तो चीन अभी तो दक्षिण चीन सागर में ही अपनी दावेदारी कर रहा है, कल को कहेगा हिंद महासागर भी हमारा है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी इस तरीके से प्रयास होना चाहिए। तो ये आज का हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक था। अगर रक्षा को लेकर के, भारत यूएस रक्षा को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको, देखिए मैंने अतीत में भी जो हुए थे रक्षा समझौते उनकी भी चर्चा कर ली। वर्तमान में चूंकि जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मोदी जी अभी गए थे, उसकी बहुत ही चर्चा है, तो उसकी भी चर्चा कर ली। भविष्य में क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, सारे जो डायमेंशंस है उसको यहाँ कवर किया गया है। तो रक्षा को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ से करने में सक्षम होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आगे फिर कुछ और देख लीजिए। देखिए ये जो है हमारा पिछला जो क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था कि उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है। इस कथन के आलोक में मानव संसाधन के कुशलतापूर्वक उपयोग करने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे जुड़िए, और अगर मेरे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने उत्तर को यहाँ भेज सकते हैं, हम इसको चेक कर दिया करेंगे और जो कमी रहेगी वो भी बता देंगे। तो और अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वही हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम समय समय पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।